Hello everyone, today we are doing the part 2 of paper code BPCS 187 Managing Human Resources। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी। अब जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप इस पे जाएं, ठीक है। सिंपली गूगल पे आपको बस यही सर्च करना है, shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब जो भी आपका पेपर कोड है, मान लीजिए अभी हम देखेंगे BPCS 187, ठीक है। आपके इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्या है, गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आप यहाँ से क्या करेंगे, हमारा पेपर कोड है सॉरी BPCS 187, ये हमारा पेपर कोड है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अगर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या है, गेस्ट पेपर परचेस हो जाएगा। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। आप हमें यहाँ पे मैसेज करेंगे और हम आपको गेस्ट पेपर परचेस करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, डिस्क्राइब द बैरियर्स टू सिलेक्शन। So in this question, the question is asking you about the meaning of selection, that what is selection and describe the barriers to selections. So पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। सिलेक्शन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वो अपने सुटेबल कैंडिडेट को चूज करने के लिए फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, जिसने कि एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई किया है। इट फॉलोज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन their स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द रोल। यहाँ पे क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद इवेल्युएट करते हैं एप्लीकेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उनका जो भी ओवरऑल सुटेबिलिटी होता है रोल के लिए उसके बेसिस पे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इज टू एंश्योर दैट द राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली। यानी कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिलेक्शन का, मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि ये इंश्योर कर सके कि जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब में प्लेस किया जाए, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली अचीव किया जा सके, ठीक है। सिलेक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यूज, बैकग्राउंड चेक्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। अब जो बेसिकली जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन स्क्रीनिंग हो गया, टेस्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए, बैकग्राउंड चेक्स हो गए और मेडिकल एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है। सो अ वेल डिजाइंड सिलेक्शन प्रोसेस helps an organization reduce hiring errors, lower employee turnover and increase productivity। अगर हम एक वेल डिजाइन सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग एरर्स रिड्यूस होंगे, लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर होगा एंड इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी। सो अल्टीमेटली सिलेक्शन एम्स टू प्रेडिक्ट द कैंडिडेट्स फ्यूचर जॉब्स परफॉर्मेंस एंड कल्चरल फिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो नाउ वी विल लुक एट सम बैरियर्स टू द सिलेक्शन। सो फर्स्ट वन इज परसेप्चुअल एरर्स। वन ऑफ द मेजर बैरियर्स टू द सिलेक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ परसेप्चुअल बायस। यानी कि जो सबसे मेन जो बैरियर है हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस में वो क्या है, परसेप्चुअल बायसेस है। इंटरव्यूअर्स मे फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, हेलो इफेक्ट्स एंड हॉर्न इफेक्ट। दीज एरर्स अफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड कैन लेड टू पुअर हायरिंग डिसीजन। यानी कि जो सबसे मेजर बैरियर है सिलेक्शन के प्रोसेस में वो क्या होता है, परसेप्चुअल बायसेस। यानी कि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो खुद के ओपिनियंस बना सकते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। यानी कि उन्होंने हेलो इफेक्ट या फिर जज के लिया होगा किसी को बाय वन पॉजिटिव ट्रेट, या फिर हॉर्न इफेक्ट के थ्रू, यानी कि जजिंग समवन बाय नेगेटिव ट्रेट, ठीक है। सो दीज एरर इफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी
और इसकी वजह से क्या हो सकता है, पुअर हायरिंग डिसीजंस को लीड कर सकता है, ठीक है। सेकंड इज इनएडुकेट जॉब एनालिसिस। So selection is effective only when the job and its requirements are clearly understood. Selection कब effective होता है, जब उसके jobs और requirements क्या होते हैं clearly हम understood कर लें. If job descriptions and job specifications are incomplete or inaccurate, यानी कि अगर job description और job की specification incomplete होगी और inaccurate होगी तो selectors क्या होंगे, they may choose candidate based on irrelevant or unclear criteria. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, there will be a mismatch between the job needs and the employee capabilities. Third is lack of proper selection tools. So organizations sometimes rely on outdated or inappropriate tests, unstructured interviews or subjective evaluation methods. Poorly designed tools fails to measure the candidate's actual skills or personality, reducing the reliability and validity of the selection processes. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने जो उनके आउटडेटेड या फिर इनअप्रोप्रिएट टेस्ट होते हैं उन पे रिलाई करते हैं, या फिर उनके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं या फिर सब्जेक्टिव एवेल्युएशन मेथड्स होते हैं उन पे वो रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो पुअरली डिजाइन टूल्स हैं दे फेल टू मेजर द कैंडिडेट्स एक्चुअल स्किल्स, जो कि कैंडिडेट की एक्चुअल स्किल्स होती हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी होती है, उसको टेस्ट करने में ये फेल हो जाते हैं, ठीक है, उसको मेजर करने में ये फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से it reduces the reliability and validity of the selection process. Fourth is time and cost constraints. So a thorough selection process requires time and financial resources. यानी कि अगर एक थोरो सिलेक्शन प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. So when organization rush the process due to urgent staffing needs or budget limitations, they may skip important steps such as reference checks or detailed interview, leading to wrong hiring decisions. अब मान लीजिए कभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो अपनी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रश कर रही है, ठीक है, ड्यू टू अर्जेंट स्टाफिंग नीड्स और बजट लिमिटेशन, यानी कि बजट की वजह से या फिर उनको स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जैसे कि रेफरेंस चेक हो गया या फिर डिटेल्ड इंटरव्यू हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, रॉन्ग हायरिंग डिसीजन को लीड करता है. फिफ्थ इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. Sometimes external factors such as recommendations from influential people, political pressure और social connection influence the final decision. कभी कभी क्या होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए किसी ने रेकमेंडेशन लाई है किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल से, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर या फिर सोशल कनेक्शन है, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है. सो सच इंटरफेरेंस compromises fairness and results in the selection of less competent candidates. इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे इंटरफेरेंसेस के कॉम्प्रोमाइज होता है, जो फेयरनेस होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो लेस कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं रिजल्ट में, ठीक है. सिक्स्थ इज कम्युनिकेशन बैरियर्स. मिसकम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यूज और टेस्ट either from the interviewer or the candidate can lead to misunderstanding about abilities, expectations or job roles. Poor communication reduces the accuracy of assessment. अब मान लीजिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई either from the interviewer और फ्रॉम द कैंडिडेट, सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनकी एबिलिटीज के बारे में, उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उनके जॉब रोल्स के बारे में. तो जो भी पुअर कम्युनिकेशन होता है वो रिड्यूस करता है द एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट. सेवेंथ इज कैंडिडेट मिस इन्फॉर्मेशन. Applicants may provide false or exaggerated information regarding their qualification or experience. यानी कि जो applicants हैं वो अपने false यानी कि नकली और exaggerated information भी provide कर सकते हैं regarding their qualification or experiences. So if not verified properly, this can mislead selectors and result in hiring unsuitable employees. अगर मान लीजिए हम वेरीफाई नहीं करेंगे प्रॉपरली कि उनके जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रू है भी या नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिलेक्टर्स हैं वो मिसलीड हो जाएंगे और दे मे रिजल्ट इन हायरिंग द अनसूटेबल एम्प्लॉयज, ठीक है. सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेसेस फ्री फ्रॉम दीज बैरियर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ केपेबल एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. तो ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन. सो इन दिस क्वेश्चन we have basically tell about the concept of employee turnover, that what is employee turnover,
and you have to describe the factors that are affecting the employee retention. So first we'll give some introduction about employee turnover. Employee turnover refers to the rate at which employees leave an organization and are replaced by new hires. Employee turnover का मतलब क्या होता है कि किस रेट से जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं या फिर they are being replaced by the new hires. So it included both voluntary departures such as resignation and involuntary ones such as layoffs or terminations. तो इसमें क्या होते हैं, voluntary departures भी आते हैं और involuntary departures भी आते हैं. involuntary में जैसे कि resignation दे दिया, involuntary में जैसे कि layoffs हो गए या फिर termination कर दिया, ठीक है. So turnover is an important metric for organization because it directly impacts productivity, morale and operational cost. यानी कि जो आपका टर्नओवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उनकी प्रोडक्टिविटी को, मोरल को और ऑपरेशनल कॉस्ट को. हाई टर्नओवर ऑफन सिग्नल्स अंडरलाइंग ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज सच एज पुअर मैनेजमेंट, इनएडुकेट कंपेंसेशन और लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. अब मान लीजिए अगर कहीं का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो क्या सिग्नल करता है, दे सिग्नल की जो ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. मान लीजिए जैसे कि पुअर मैनेजमेंट है, इनएडुकेट कंपेंसेशन है या फिर लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं. कन्वर्सली लो टर्नओवर सजेस्ट द स्टेबल एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स. यानी कि अगर कहीं पे लो टर्नओवर है तो वो क्या सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एक स्टेबल और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स है. सो मैनेजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर इफेक्टिवली इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ. अगर हम एम्प्लॉय टर्नओवर को मैनेज करेंगे इफेक्टिवली तो वो एसेंशियल है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और फॉर सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन. सो एम्प्लॉय रिटेंशन refers to the organizational ability to keep its employees, reduce turnover, and several factors influence whether employees choose to stay with the company. ठीक है, तो एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज कि वो अपने एम्प्लॉयज को रख पाते हैं और टर्नओवर को रिड्यूस करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो चूज टू स्टे विद द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के साथ रहना चाहते हैं. फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स. Competitive salaries, bonuses, health insurance, retirement plans and other benefits play a major role in retaining employees. अब जैसे competitive salaries हो गए, bonuses हो गए, health insurance हो गए या फिर retirement plans हो गए या फिर और benefits जो होते हैं वो एक बहुत important role play करते हैं to retain the employees. When employees feel fairly compensated for their contributions, they are less likely to seek opportunities elsewhere. जब employees को क्या होगा, compensate fairly किया जाएगा, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, तो वो क्या करेंगे और जगह पे अपॉर्चुनिटीज कम वो करेंगे, ठीक है, कम सीख करेंगे, यानी कि वो दूसरी जगह पे फिर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने नहीं जाएंगे. सेकंड इज वर्क एनवायरनमेंट. अ पॉजिटिव, सेफ एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट एनहांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन. यानी कि अगर एक पॉजिटिव, सेफ और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन एनहांस होती है. फैक्टर्स जैसे कि हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर हो गया, टीम वर्क हो गया, ओपन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट, दे ऑल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉयज विलिंगनेस टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है. थर्ड इज करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Employees are more likely to stay when they feel they have opportunities to learn, grow and advance. Employee कब रहना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब उनको लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए और एडवांस करने के लिए. ठीक है, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, मेंटरशिप्स हो गए, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो गए और क्लियर प्रमोशन पाथ्स जो होते हैं ये एनकरेज करते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को. ठीक है, फोर्थ इज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. इफेक्टिव लीडरशिप ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. अब जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को. सपोर्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनेजर्स फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट. यानी कि अगर जो मैनेजर होंगे वो सपोर्टिव होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और फेयर होंगे तो उससे क्या होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और एंगेजमेंट को बिल्ड करते हैं. सो पुअर मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ टर्नओवर. अगर पुअर मैनेजमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर होगा. फिफ्थ इज वर्क लाइफ बैलेंस. Organizations that promote work-life balance through flexible hours, remote work options, reasonable workloads and wellness programs are more successful in retaining employees. यानी कि organizations जहाँ पे
कि वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट किया जाता है थ्रू द फ्लेक्सिबल आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस दिए जाते हैं, रीजनेबल वर्कलोड्स दिया जाता है, या फिर वेलनेस प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने में सक्सेसफुल रहते हैं। अब बैलेंस लाइफस्टाइल हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्नआउट। अब अगर हमारी एक बैलेंस लाइफस्टाइल होगी तो उससे हमारा रिड्यूस भी स्ट्रेस होगा, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। Sixth is job satisfaction and recognition. Employees who feel valued and recognized for their effort are more motivated to stay. अब मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को वैल्यू किया जाता है, उनको उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो और मोटिवेटेड रहते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए। सो रेगुलर फीडबैक हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो गए, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिवली टू द जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेवेंथ इज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी. Employees prefer organizations with long-term vision and stability. Frequent structural changes, financial uncertainty और unclear goals may increase turnover by creating insecurity among employees. अब मान लीजिए एम्प्लॉयज कहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेगा, जिनका एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अगर वहाँ कहीं पे फ्रीक्वेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ रही है, या फिर उनके अनक्लियर गोल्स हैं, तो उससे क्या होगा, टर्नओवर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, by creating an insecurity among the employees. So in conclusion, we can say that employee turnover is a critical organizational challenge, but understanding and actively managing the factors influencing employee retention can help maintain a committed and productive workforce. So retaining employees not only reduces cost but also enhances organizational performance and long term success. यानी कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज तो है, पर अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर लेंगे तो उससे हमारी सिर्फ कॉस्ट ही रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस होगा और हमें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द नेचर, स्कोप एंड अप्रोचेस इन एम्प्लॉय काउंसलिंग. सो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है, हमें नेचर बताना है, स्कोप बताना है और अप्रोचेस बताने हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग की। सो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे एम्प्लॉय काउंसलिंग का. Employee counseling is a supportive process provided by organizations to help employee deal with personal or work-related problems that affect their performance, behavior और well-being. Employee counseling क्या है? ये एक सपोर्टिव प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने एम्प्लॉय को हेल्प करने के लिए टू डील विद देयर पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं, उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं या फिर उनके वेलबींग को अफेक्ट कर रही हैं. So it promotes mental health, improves job satisfaction and enhances organizational productivity. इससे क्या होती है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रमोट होती है, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है. Now we will look at the nature of employee counseling. So the nature of employee counseling is developmental, preventive and remedial. अब जो नेचर होता है ना काउंसलिंग का, एम्प्लॉय की काउंसलिंग का, वो क्या होता है, डेवलपमेंटल होता है, प्रिवेंटिव होता है और रेमेडियल होता है. फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल एंड सपोर्टिव. काउंसलिंग इज अ प्राइवेट इंटरैक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द काउंसलर इंश्योरिंग ट्रस्ट एंड ओपननेस. यानी कि जो काउंसलिंग होती है ना वो एक प्राइवेट इंटरैक्शन है एम्प्लॉय और काउंसलर के बीच में, जिससे की वजह से कि ट्रस्ट बिल्ड होता है और ओपननेस इंश्योर होती है. सो द एम इज नॉट टू जज बट टू सपोर्ट एम्प्लॉयज इन रिजॉल्विंग कंसर्न्स. यानी कि जो काउंसलिंग है उसका एम ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे और उनके कंसर्न्स को रिजॉल्व करे, ना कि उन्हें जज करे. सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड. इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ एन एम्प्लॉयज डिफिकल्टीज. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है कि रूट कॉज क्या है एम्प्लॉय की डिफिकल्टी का, वेदर वो इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल हो, और फिर उनको वो गाइड करता है देम टुवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन. उनको एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन वो प्रोवाइड करता है. थर्ड इज एम्प्लॉय सेंट्रिक. Counseling respects the individuality of employees. It encourages them to express their feelings, thoughts and conflicts freely. अब देखिए जो ये काउंसलिंग होती है ना वो एम्प्लॉय सेंट्रिक होती है. ठीक है, वो एनकरेज करता है उनको कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें और अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस करें फ्रीली. ठीक है. फोर्थ इज प्रोफेशनल एंड एथिकल. काउंसलर मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. अब जो काउंसलर्स होते हैं ना वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, यानी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को रखते हैं, ठीक है, इम्पार्शियलिटी कर सकते हैं और नॉन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ. नाउ वी विल लुक एट द स्कोप ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग कि इसका स्कोप है क्या. सो द स्कोप ऑफ काउंसलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन
वाइड एंड कवर्स मल्टीपल डायमेंशन, ये बहुत वाइड है और इसके बहुत मल्टीपल डायमेंशन को ये कवर करता है। फर्स्ट इज वर्क रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रेस, वर्कलोड प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट्स विद कलीग्स और सुपरवाइजर्स, पुअर परफॉर्मेंस एंड रोल एम्बिग्विटी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वर्क रिलेटेड इश्यूज हो गए, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, वर्कलोड का प्रेशर है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गई है अपनी कलीग्स के बीच में या फिर सुपरवाइजर के बीच में, या फिर पुअर परफॉर्मेंस है। ठीक है, सेकेंड इज पर्सनल इश्यूज अफेक्टिंग वर्क, जैसे कि मान लीजिए किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, या फिर लो सेल्फ एस्टीम है। थर्ड इज करियर एंड डेवलपमेंटल काउंसिल, गाइडेंस ऑन करियर प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर ट्रांजिशन एंड गोल सेटिंग। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सपोर्ट, काउंसलिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज कोप विद एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट एंड अदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। काउंसलिंग क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी एम्प्लॉय को टू कोप अप विद हिज एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ठीक है, और जो भी उसके और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं। फिफ्थ इज एडजस्टमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, employees struggling to adapt to organizational changes such as restructuring, technological shifts, or new roles benefit from counseling. ठीक है, sixth is crisis intervention, immediate support during critical situations like workplace accident, conflicts, or traumatic events. अब ये सारे हमने क्या देखे हैं, स्कोप देखे हैं कि स्कोप क्या है एम्प्लॉय काउंसलिंग के। ठीक है, फर्स्ट इज वर्क रिलेटेड इशू, सेकेंड पर्सनल इश्यूज अफेक्टिंग वर्क, थर्ड करियर एंड डेवलपमेंटल काउंसलिंग, fourth health and wellness support, fifth is adjustment and change management, sixth is crisis intervention। ये सारे आपके क्या हैं, स्कोप हैं, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। नाउ वी विल लुक एट द अप्रोचेस टू एम्प्लॉय काउंसलिंग। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो द काउंसलर प्लेज एन एक्टिव रोल, एनालाइजेस द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट स्पेसिफिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है, जो भी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होती है उसको वो एनालाइज करते हैं और कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस अप्रोच इज सूटेबल व्हेन एम्प्लॉयज लैक क्लैरिटी और नीड गाइडेंस। तो जो ये आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये अप्रोच कब सूटेबल होता है, जब जो एम्प्लॉय होता है वो क्लैरिटी को लैक करता है और उसे गाइडेंस की जरूरत होती है। सेकेंड इज नॉन डायरेक्टिव और क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग, डेवलप्ड बाय कार्ल रॉजर्स। दिस अप्रोच एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू एक्सप्लोर देयर इश्यूज इंडिपेंडेंटली। इस मेथड में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने इश्यूज को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करता है। काउंसलर लिसन एम्पैथेटिकली एंड फैसिलिटेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, काउंसलर एम्पैथेटिकली उसको सुनता है और उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को उसकी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, थर्ड इज पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग, दैट इज कोलैबोरेटिव काउंसलिंग, कंबाइंस बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव स्टाइल्स। यहाँ पे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों ही स्टाइल को कंबाइन किया जाता है। Counselor and the employee jointly discuss the problems and they develop solutions. ठीक है, it promotes involvement and ownership. Fourth is behavioral counseling. It focuses on modifying undesirable behaviors through reinforcement, goal setting and feedback, effective for performance related और behavioral issues. अब जो behavioral counseling होती है ये effective होती है हमारे performance related या फिर behavioral issues के लिए। ठीक है, fifth is cognitive behavioral counseling. Helps employees change negative thought pattern that influence their emotions and actions, useful for stress, anxiety and low confidence। जो cognitive behavioral counseling होती है वो एम्प्लॉय को हेल्प करती है कि वो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करे जो कि उनको इमोशन और एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये यूजफुल होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस के लिए। ई काउंसलिंग uses digital platform for counseling through calls, chats और video sessions, making support more accessible। यानी कि ई काउंसलिंग भी होती है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं फॉर द काउंसलिंग, जैसे कि कॉल के थ्रू हो गया, चैट्स के थ्रू हो गया या फिर वीडियो सेशन के थ्रू हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सपोर्ट होता है वो और एक्सेसिबल होता है। नाउ वी विल लुक एट द कंक्लूजन। Employee counseling is a vital HR intervention that enhances employee well-being and organizational effectiveness. Its nature is empathetic। ठीक है, जो एम्प्लॉय काउंसलिंग होता है उसका नेचर एम्पैथेटिक होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इनका स्कोप बहुत ब्रॉड होता है, इनके अप्रोचेस जो हैं वो वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स। ठीक है, व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली काउंसलिंग फॉस्टर्स अ हेल्दियर, मोर प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।